So today we'll be discussing the qualitative instruments which the central bank, which in our case is RBI, uses to control the credit supply in the economy. Right? Earlier in my previous video, I have shared the quantitative instruments, and today we'll be doing the qualitative instruments. By far we have learned that qualitative instruments क्या हैं? These are the instruments or the measures that the central bank uses in order to control the credit supply of a selective sector. जब particularly एक सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा सेंट्रल बैंक और उस सेक्टर के अंदर क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उन मेजर्स या उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? एंड विच आर द सेक्टर्स? येस, करेक्ट, दीज आर द सेक्टर्स जिन पे वो कंट्रोल करेगा ना, वो कौन से सेक्टर होगा? इट विल बी द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा ही खास फर्क पड़ रहा होगा या इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही होगी. सो उन पर्टिकुलरली सेक्टर्स पे फोकस करेगा. अब जब वो पूरे एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करता है तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? यस, करेक्ट, दीज आर दी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. वेयर एज जब सेंट्रल बैंक ओवरऑल सप्लाई इन द इकोनॉमी में फोकस करता है, सब सेक्टर के ऊपर एक साथ फोकस करेगा, वो वाले कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे? करेक्ट, इट वॉज क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो हमें पता है कि जब भी कोई ऐसे सेंट्रल बैंक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है तो उस केस में क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी होगी, राइट? तो आज हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. When we talk about the qualitative instruments, we basically classify them under three major categories. Okay, number one is the margin requirement. Margin requirement बस ऐसा समझना है, for say अगर मैं बैंक के पास जाती हूँ लोन लेने के लिए, ओके, सपोज मैंने वहाँ जाके अपना कोलेट्रल कोई बिल्डिंग दिखाई है जो जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, ओके, उस बिल्डिंग को मैंने रखा कि ये पेपर्स रखो 1 लाख रुपए के और इसके बदले मुझे लोन दे दो, राइट? अब सपोज बैंक मुझे देता है 80,000 रुपीज़ का लोन. अब 1 लाख की मेरी अमाउंट थी और मुझे बदले में 80,000 रुपीज़ का मुझे लोन मिला है. द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन एंड द वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट. आपको बात समझ में आई कि 1 लाख रुपए की चीज़ मैंने रखवाई, बदले में मुझे 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिला, सपोज मुझे 80,000 रुपये मिले लोन के लिए. तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन दी जो मैंने अमाउंट रखवाई थी जिसके बदले मुझे लोन चाहिए था और एक्चुअल में मुझे कितना लोन मिला है, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड दी मार्जिन रिक्वायरमेंट. आई होप टिल नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So if I have to define margin requirement, it will be, it refers to the difference between the current value of the security offered, which in our example was 1 lakh rupees, की जो प्रॉपर्टी उसने रखवाई थी बैंक के पास, and the value of loan granted, बदले में जो उसको लोन मिला था, which was 80,000 रुपीज़. उन दोनों के डिफरेंस को we define it as margin requirement. एंड ऑफन व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्जिन रिक्वायरमेंट, जितनी ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से लोन मिलेगा. तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारा लोन कम होगा और जितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी उतने ज़्यादा मुझे लोन मिलेगा. तो ऑफन व्हेन इट इज़ द केस ऑफ स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यूजुअली हमने देखा है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट उनके केस में बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि लोन की जो अमाउंट है जो मिलेगी वो कम होगी, राइट? नाउ लेट्स सी द टू डिफरेंट केसेस. इफ़ देयर इज़ अ राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट तो क्या होगा, एंड इफ़ देयर इज़ अ फॉल इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट तो क्या होगा, राइट? इफ़ देयर इज़ अ राइज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट तो मेरी डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगी? इट विल फॉल. अगर डिमांड फॉर क्रेडिट गिरेगी तो मेरी फॉल इन मनी सप्लाई हो जाएगी बाय द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक की उधर से फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी होगी तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी. एंड देयरफॉर इफ़ इट वाज द केस ऑफ इन्फ्लेशन तो वो कंट्रोल हो जाता. इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन प्राइस, और बहुत ज़्यादा प्राइजेस में राइज हो गया है, हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना है. तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा? हमें राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी उतने ही अमाउंट फॉर द लोन ऑफर्ड विल बी रिड्यूस्ड.
ओके, देन फॉल इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये केस था डिफ्लेशन का, डिफ्लेशन मतलब बहुत ही मंदी चल रही थी, मनी सप्लाई इकॉनमी में पहले ही कम थी, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, right? So you need to do both the things very very carefully and you need to remember it as well. Okay, next we have the rationing of credit. rationing of credit के अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर वो डिफरेंट क्रेडिट कोटास फिक्स कर देता है सेंट्रल बैंक फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड when the supply of credit is to be checked particularly for the speculative activities in the economy. speculative क्या है, जब अंदाज़ों पे चीज़ें चलाते हैं, ओके, कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे स्पेक्यूलेशन वाली जो एक्टिविटीज़ पे थे, उन एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशली ये वाला मेजर्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर आरबीआई क्या करता है और द सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो फिक्स कर देता है डिफरेंट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, ओके। और जो कमर्शियल बैंक होती हैं, commercial banks are bound to follow it and they cannot exceed the quota limit while granting the loan. अगर सेंट्रल बैंक ने एक लिमिट, एक कोटा फिक्स कर दिया है, भाई इतने का ही लोन जाएगा, तो कमर्शियल बैंक उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जितना कोटा फिक्स किया जाएगा उनको उतना ही लोन ग्रांट करना पड़ेगा। Therefore, आपको एक बात समझ में आई होगी दैट दिस मेजर और द इंस्ट्रूमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी, राइट। अगर रिस्ट्रिक्ट करेगा तो कौन सी सिचुएशन करेक्ट होगी? येस, करेक्ट, इन्फ्लेशन करेक्ट होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये रिस्ट्रिक्शन ईज आउट होगी, अगर ऐसे कोई कोटा फिक्स नहीं होगा, तो कौन सी हमारी क्या चीज़ होगी? येस, सप्लाई मनी इंक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या चीज़ ठीक होगी इकोनॉमी में? इफ़ इट वॉज द केस ऑफ डिफ्लेशन, राइट। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या था कि सेंट्रल बैंक कोटास फिक्स कर देता है फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। आई होप टिल नाउ दिस सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Like I have told you now that if there is introduction of credit rationing, it will lead to the decrease in the supply of credit by commercial bank, which will automatically decrease the supply of the supply of the money in the economy, therefore leading to the inflation being controlled. Right. The other case here will be the deflation thing. If there is withdrawal of credit rationing को ease out कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, तो increase in money supply हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिफ्लेशन, जब मंदी चल रही थी, उसको करेक्ट किया जा सकता है। गाइज, विद एवरी इंस्ट्रूमेंट देयर आर दिस बेसिक कंडीशंस गिवन, राइट। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या चीज़ें होंगी, यू नीड टू डू इट वेरी वेरी नाइसली, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस बाय द CBSE। तो आप इन दोनों सिचुएशंस को बहुत अच्छे से कर लो, एंड this could be asked in multiple choice question, short question, and even if it is asked in the long question and you are mentioning all of this condition in your answer, I guarantee you that you will fetch a very good score in your final exam. Okay, then lastly we have the last instrument under the qualitative instruments, which is the moral suasion. moral suasion कुछ नहीं है, यहाँ एडवाइस देता है सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम, राइट। किनको देगा? कमर्शियल बैंक को देगा कि उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, हाउ दे आर सपोज टू फंक्शन इन द इकोनॉमी। उस चीज़ को कमर्शियल बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू फॉलो इट, उसको फॉलो करना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक ने बोला इट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट द मनी सप्लाई। रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकनी है चीज़ें। कैसे होंगी? मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। कम कैसे होगी? कि लोन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ज़्यादा लोन ना दिए जाए इकोनॉमी में, राइट। इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। कमर्शियल बैंक को वैसा ही करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ द ऑर्डर फ्रॉम द एपेक्स बैंक और द हाइस्ट लेवल बैंक ऑफ द नेशन, राइट। देन इफ इट इज़ द केस ऑफ डिफ्लेशन, अगर सेंट्रल बैंक ने बोला लिबरल हो जाओ लेंडिंग में, लोन्स दो तुम, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन देगा लोगों को, राइट। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन का है, मंदी चल रही थी, उसको ठीक करना है इकोनॉमी में। सो मोरल सुएशन क्या है? बेसिकली सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक को बड़े सारी डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शंस देता है विच इट हैज़ टू फॉलो, ओके। देन व्हेन वी टॉक अबाउट मोरल सुएशन वी कैन से इट एज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। परसुएशन मतलब कुछ और इंस्ट्रक्शन दी, उसको परसुएड करना पड़ेगा।
बट व्हाट इफ द सेंट्रल बैंक की जो इंस्ट्रक्शन है कमर्शियल बैंक उसको फॉलो ना करे, राइट? तो इस केस में सेंट्रल बैंक जो है वो अपना प्रेशर यूज़ करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बैंक है नेशन में, सब चीज़ें यही हैंडल करता है इकोनॉमी में रिगार्डिंग द बैंकिंग, राइट? तो अब क्या होगा, वो अपना प्रेशर यूज़ करेगा ताकि कमर्शियल बैंक उसकी डायरेक्टिव्स को फॉलो करे। और अगर कमर्शियल बैंक प्रेशर के बाद भी उसके डायरेक्टिव्स फॉलो नहीं करता है तो कमर्शियल बैंक की जो रिकग्निशन है उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, बोल सकता है कि ये बैंक को अब मैं रिकग्नाइज नहीं करता हूँ, राइट? तो इस प्रेशर की वजह से कमर्शियल बैंक क्या करता है, उस डायरेक्टिव्स को फॉलो ही करता है। इससे जो मोरल सुएशन है उसको कहा जाता है कि एक कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ पर्सुएशन एंड प्रेशर। तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी सेंट्रल बैंक यूज़ करता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और द क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी। I hope all the three instruments under the qualitative measures are clear to you all. Now before I end this video, I'll give you a quick revision of both the quantitative and qualitative instruments so that the idea regarding these instruments are very clear to you all. थियोरेटिकल पार्ट हमने कर लिया है, अब एक थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए और आप कभी ना भूल पाएँ इस चीज़ को, ओके? जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, ओवरऑल सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो कंट्रोल किया जाएगा, राइट? सपोज यहाँ 10,000 रुपये हैं, ओके, इन द इकोनॉमी, तो यहाँ बैंक के जो वेरियस मेजर्स हैं लाइक बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो 10K की वैल्यू इट कुड बी इंक्रीज टू 12K, 12,000 भी हो सकती है, एंड इट कुड बी डिक्रीज टू 8K ऑल्सो, ओके? तो ओवरऑल जो है मनी सप्लाई उसको टारगेट किया जाएगा। वे एज जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली एक सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा, वो सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल रीज़न है इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी का, राइट? तो अब क्या होगा, सपोज 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी में एलोकेशन है 3,000 रुपये की, सेकेंडरी में भी 3,000 रुपये की है और टर्जरी में 4,000 रुपये की है। बैंक को लगता है टर्जरी सेक्टर की वजह से इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो यहाँ एलोकेशन ऑफ मनी कैसे हो जाएगी, टर्जरी का जो पैसा है वो कम कर दिया जाएगा, सपोज वहाँ कर देगा वो 2,000 रुपये, और वो देखेगा कि यहाँ की वजह से इंस्टेबिलिटी है तो यहाँ कंट्रोल करता हूँ मनी सप्लाई, और वो 2,000 रुपये उठा के वो सेकेंडरी में लगा देता है, ओके? तो यहाँ वैल्यू जो थी 10K थी तो 10K की 10K ही है, राइट? लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव में करते हैं वहाँ वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है ओवरऑल, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर क्या है, वैल्यू सेम रहती है, बस जो सेक्टर में एलोकेशन है सिलेक्टिव सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।